आवाज आ रही है सभी को? हेलो, आवाज आ रही है क्या? ओके, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कल हमने चैप्टर खत्म करा दिया था, नाउ आज हम फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने 19 तक कराया था। यस, 20 नहीं कराया था लास्ट टाइम। 20 नहीं कराया, देन 23 भी नहीं कराया था। ओके, सो व्हाट इज 20? तो फॉर रिएक्शन H2 F2 प्लस सॉरी gives H2 गैस प्लस F2 गैस। इस रिएक्शन का हमें डेल्टा ई दिया है, दैट इज -14.2 किलो कैलोरी पर मोल। नाउ हमें डेल्टा एच निकालना है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, व्हाट इज डेल्टा एन जी? यहाँ पर डेल्टा एन जी क्या है? डेल्टा एन जी इज प्रोडक्ट साइड 2 है, रिएक्टेंट साइड 1 है, तो 1 हुआ। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, दैट इज -14.2 प्लस 1 इंटू आर की वैल्यू होती है 2 कैलोरी में, लेकिन किलो कैलोरी चाहिए, तो डिवाइड बाय 1000। एंड टेम्परेचर कितना दिया है? 25 डिग्री मीन्स 298। ये कितना हो जाएगा? -14.2 प्लस 0.596। तो कितना हो गया? इट इज -13.6 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये आ जाए। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20। then question number 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 21 एंड 22 डिस्कस हो चुके हैं, 23 नहीं किया था हमने पहले डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर 23। So a piston exerting a pressure of 1 atm rests on the surface of water at 100 degree. The pressure is reduced to smaller extent and as a result almost 1 atm ही रहा pressure, थोड़ा सा कम किया। उसकी वजह से क्या हुआ? H2O जो है वो कन्वर्ट हो गया गैस। वाटर इवेपोरेट्स एंड एब्जॉर्ब्स 22.2 किलो जूल ऑफ हीट। अब देखो, जब ये इवेपोरेट हुआ H2O लिक्विड से गैस में गया तो उसने हीट एब्जॉर्ब किया कितना? हीट एब्जॉर्ब किया 22.2 किलो जूल। ऑब्वियसली 22.2 किलो जूल जो है वो क्या है? ये लगा है ऑब्वियसली 10 ग्राम को
कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, तो ये तो क्यू आ गया है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट क्यू। लेकिन हमें क्यू नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, हमें एक तो निकालना है डेल्टा एच का। ये जो है कांस्टेंट प्रेशर पर ही कन्वर्जन हो रहा है। ये जो कन्वर्जन हो रहा है किस पर हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। दैट्स वाई डेल्टा एच जो है वो क्या होगा, 22.2 ही होगा। यहाँ बोल सकते हैं डेल्टा एच जो है वो किसके इक्वल होगा, क्यू। अब एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर ही है यहाँ पर, इसलिए डेल्टा एच इक्वल टू क्यू होगा, मतलब 22.2 किलो जूल आएगा। ओके, अच्छा नाउ नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, 1 मोल के लिए कितना लगता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखो 10 ग्राम को कन्वर्ट किया है। ओके, 10 ग्राम वाटर को कन्वर्ट किया है गैस। तो 1 मोल को मतलब कि 18 ग्राम को वाटर का 18 ग्राम वाटर को कन्वर्ट करने में कितना लगेगा, 22.2 डिवाइड बाय 10 इंटू 80। सो दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ओके, सो ये हो जाएगा हमारे पास 39.96 किलो जूल। सो डेल्टा एच जो है वो क्यू के इक्वल होगा, बट एंथैल्पी ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, पर मोल होता है। ओके, एंथैल्पी ऑफ प्रिपरेशन इज हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू गैस। ठीक है, तो 1 मोल को कन्वर्ट करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम जस्ट 10 ग्राम को कन्वर्ट कर रहे थे, तो 1 मोल के लिए मतलब कि 18 ग्राम के लिए कितना लग जाएगा, ऑब्वियसली ये वाला लग। ठीक है, देन इसके बाद डब्ल्यू एंड डेल्टा ई की बात हो रही है। तो डब्ल्यू जो है वो क्या होगा, तो देखो डब्ल्यू होगा माइनस पी, बिकॉज एक तरह से कांस्टेंट प्रेशर पर हम क्या है यहाँ पर कन्वर्जन कर रहे हैं। सो माइनस पी डेल्टा वी। अब देखो माइनस पी डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं माइनस एन आर डेल्टा टी। क्या लिख सकते हैं, माइनस एन आर डेल्टा टी लिख सकते हैं। चलो इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसके बजाय इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस पी डेल्टा वी, तो माइनस पी इंटू फाइनल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस, माइनस इनिशियल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब देखो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को तो हम क्या कर सकते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं ना, कर सकते ही नहीं कर सकते, क्योंकि H2O लिक्विड जो है इसका वॉल्यूम बहुत कम होगा कंपेयर टू H2O का। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर दिया, तो W जो है वो क्या आ गया, इट इज नथिंग बट माइनस पी इंटू वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब H2O। एंड अब पीवी को हम क्या लिख सकते हैं गैस के लिए, पीवी को हम लिख सकते हैं एन आर टी। ओके, सो डब्ल्यू आ गया माइनस एन आर टी। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने बने H2O गैस के, 10 ग्राम है ना, सो 10/18 ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। इसके अलावा आर की वैल्यू 8.314 एंड टेम्परेचर कितना है 373 केल्विन। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जूल। ठीक है, ये आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा, ऑब्वियसली किलो जूल में कन्वर्ट कर। एंड देन तुम्हें निकालना है क्यू, तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू ऑब्वियसली हो जाएगा डेल्टा, सॉरी क्यू तो ऑलरेडी पता है, डेल्टा ई निकालना है। तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, डेल्टा ई हो जाएगा क्यू प्लस। ओके, क्यू हमें ये दिया हुआ है और डब्ल्यू यहाँ से मिल गया, दोनों को ऐड कर दोगे तो डेल्टा ई आ जाएगा क्यू प्लस डब्ल्यू। ऑब्वियसली डब्ल्यू का यूनिट भी हमें किलो जूल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि क्यू हमने किलो जूल में दिया। ओके, तो यहाँ से डेल्टा ई मिल जाएगा। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। The Carnot engine working between two temperature has efficiency of 40%। ठीक है, तो efficiency था उसका 40%। Now when the temperature of the sink is reduced by 60 degree, sink मतलब सराउंडिंग। ओके, सिंक या सराउंडिंग एक ही बात है, तो उसका टेम्परेचर हमने 60 डिग्री रिड्यूस कर दिया। मतलब मान लो पहले हम ऐसे बोलते थे कि ये जो था
40% मतलब 0.4 इज इक्वल टू 1 माइनस Tc/Ts। ठीक है, अब हमने नया जो टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है क्या है, कम रहता है ना, ठंडा है ना, कम रहता है, मतलब ये Tc जो है ये एक तरह से क्या है, सिंक टेम्परेचर ही होता है। Tc एक तरह से सिंक का टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर को क्या किया, 60 डिग्री कम कर दिया। तो उसकी वजह से हमारे पास एफिशिएंसी बढ़ गई 55%। उसकी वजह से एफिशिएंसी क्या बढ़ गई, 55%, मतलब 55% हो गई। तो 0.55 इज इक्वल टू 1 माइनस Tc/Ts, बट अभी Tc क्या है, कम हो गया 60 से, तो ये आएगा। तो ये क्या हो गया, इसको हम डिटेल में लिख सकते हैं, 1 माइनस Tc/Ts एंड प्लस 60/Ts, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो सिंक का टेम्परेचर मतलब कोल्ड वाला जो टेम्परेचर, वो सिंक टेम्परेचर होता है। तो अब देखो, अभी हमारे पास उस सिंक के टेम्परेचर को हमने क्या किया, 60 डिग्री और कम कर दिया है ना, तो उसको हम Tc माइनस 60 लिख दिए। तो अब देखो, ये वाली वैल्यू तो हमें पता है ना ऑलरेडी, कितनी है वैल्यू, 0.4 है। ओके, तो 0.55 इज इक्वल टू 0.4 प्लस 60/Ts। तो यहाँ से ये आ गया 0.15 इज इक्वल टू 60/Ts। तो Ts कितना आ गया, Ts इज 60 डिवाइड बाई 0.15, तो कितना हो गया, 400 केल्विन हो। ठीक है, सो जो बाहर का टेम्परेचर, सॉरी ये हॉट वाला जो टेम्परेचर है वो कितना है, 400 केल्विन है। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट Tc, तो Tc कितना होगा, यहाँ से देखो Tc कितना आएगा, और हमें निकालना है अभी तो ये आ जाएगा, चलो निकाल लेते हैं। सो Tc कितना आएगा, 0.4 इज इक्वल टू 1 माइनस Tc डिवाइड बाई 400। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे Tc को, तो 0.6 एंड आई थिंक 240 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो Tc आ गया 240 केल्विन। तो जो हायर वाला टेम्परेचर था, हॉट वाला टेम्परेचर था 400 केल्विन, और जो लोअर वाला टेम्परेचर था वो था 240 केल्विन। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 24। लोकेश फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, सॉरी सब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। नाउ द एंट्रोपी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड इथेनॉल melts at its normal melting point is this. The enthalpy of fusion is this. Calculate the melting point of ethanol. ये तो इजी है। डेल्टा एस फ्यूजन मतलब एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइड बाय टी, एंड यहाँ पर टी जो है वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ही होता है। ठीक है, दिस टी इज नथिंग बट मेल्टिंग पॉइंट। तो हमें यही निकालना है। तो पी क्या हो जाएगा, डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइड बाय डेल्टा एच फ्यूजन। तो क्या आएगा, व्हाट इज डेल्टा एच फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितना दिया हुआ है, 4.6 किलो जूल है, उसको ऑब्वियसली जूल में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज डेल्टा एच जो है वो जूल में दिया हुआ है, तो इसको जूल में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय डेल्टा एस फ्यूजन, ये आ गया। तो यहाँ से मेल्टिंग पॉइंट कितना आएगा,
तो दिस इज 156.46 कैलोरी। तो ये हमारे पास हो जाएगा मीथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट। सॉरी, क्या है, मीथेनॉल इथेनॉल? हाँ, इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, so this was question number 25. now आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। so क्वेश्चन नंबर 26 में क्या, 1 mole of monoatomic gas है was taken through a cyclic process as shown in the figure. तो कैलकुलेट ABCA DQ reversible by T। तो एक्चुअली हमें ऐसे दिया हुआ है AB, सो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, एंड देन यहाँ से वापस जा रहा है। तो A पॉइंट पर जो है वो क्या है, P1 B1 एंड T1 है। B पॉइंट जो उस पर क्या है, P2 B2 एंड T2 है। एंड C पॉइंट पर क्या है, P2 एक है। ओके, सो बेसिकली ये हमारे पास आइसो, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया है इन लोगों ने। BC प्रोसेस जो है उसको क्या लिया, रिवर्सिबल आइसोकोरिक लिया ना, रिवर्सिबल आइसोकोरिक। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, तो V2 है, बट प्रेशर कुछ रहेगा ना। प्रेशर भी इन्होंने कांस्टेंट रख दिया, दोनों चीजें कांस्टेंट थोड़ी है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगी। दोनों जगह P2 है, तो दोनों जगह P2 नहीं होगा। ये जो है रिवर्सिबल एडियाबैटिक P1 V1 P1 P2 V2 T2। ये प्रेशर जो है P2 है, ये वाला प्रेशर कुछ अलग रहेगा। यहाँ पर उन्होंने इसको भी P2 लिख दिया है। ठीक है, तो P3 ले लेते हैं। तो P3 B2 एंड टेम्परेचर T1 है, क्योंकि ये जो CA प्रोसेस है ये क्या है, आइसोथर्मल है। दिस इज आइसोथर्मल, दिस इज एडियाबैटिक, एंड ये जो है ये आइसोकोरिक। ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहा है कि हमें निकालना है समेशन ऑफ ABCA DQ reversible by T। Now, what is DQ reversible by T? It is nothing but एंट्रोपी, है कि नहीं? तो हमें समेशन ऑफ TS एंट्रोपी निकालना है ABCA का। तो बेसिकली इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं, इज दिस, ये अच्छा, इसका मतलब क्या, साइक्लिक प्रोसेस का। ओके, साइक्लिक प्रोसेस का इंटीग्रेशन करना है, साइक्लिक प्रोसेस का इंटीग्रेशन करना है एंट्रोपी का। ये हम बोल सकते हैं डेल्टा एस निकालना है इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस का। ओके, तो वो तो जीरो होता है यार, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जो स्टेट फंक्शन है वो जीरो रहेगा ना। ठीक है, ये क्या है, स्टेट फंक्शन।
तो स्टेट फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 रहती है साइक्लिक प्रोसेस। ओके, क्या रहेगा, ये 0 रहेगा। वैसे निकाल सकते हो अलग अलग करके तुम, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सभी को ऐड करके तुम निकाल ही सकते हो। ओके, जैसे मान लो ये 3 डेल्टा एस का हो जाएगा। पहले वाला अपने पास डेल्टा एस, मतलब ये टोटल डेल्टा एस क्या होगा, इसका डेल्टा एस प्लस इसका डेल्टा एस प्लस इसका डेल्टा एस। ओके, तीनों डेल्टा एस का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो कर सकते हैं वो भी। तो क्या आएगा, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू, फर्स्ट वाला कौन सा प्रोसेस है, फर्स्ट वाला जो है वो एडियाबैटिक है। याद होना चाहिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एस ऑफ एडियाबैटिक प्लस डेल्टा एस ऑफ, सेकंड वाला था आइसोकोरिक, है ना। सो डेल्टा एस ऑफ आइसोकोरिक एंड थर्ड वाला है डेल्टा एस ऑफ आइसोथर्मल। तो डेल्टा एस ऑफ आइसोकोरिक तो 0 ही है ना। सिद्धार्थ, फॉर एवरी रिवर्सिबल डेल्टा एस इज नॉट 0, डेल्टा एस टोटल इज 0। रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल 0 होता है, डेल्टा एस थोड़ी 0 होता है। यहाँ पर जो डेल्टा एस निकलवा रहा है सिस्टम का निकलवा रहा है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का डेल्टा एस सिस्टम 0 होता है, पता है ना। और डेल्टा एस सिस्टम 0 हो गया, ठीक है। तो डेल्टा एस ऑफ एडियाबेटिक 0 कर दिया, तो फर्स्ट वाला तो 0 हो गया। नाउ सेकंड और थर्ड मिला के भी 0 आएगा, देखो। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू, व्हाट इज डेल्टा एस ऑफ आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का क्या होता है, एन सी पी एल एन T2 by T1, या फाइनल टेम्परेचर बाय इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर इज T1, इनिशियल टेम्परेचर इज T2, ठीक है। एंड आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस को हम लिख सकते हैं NR ln V2 by V1, मतलब फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम इज V1 एंड इनिशियल वॉल्यूम इज V2। ओके, तो ये हमारे पास आएगा डेल्टा एस। ये चलो, इसको अगर इसको, चलो हमने ये तो बोल दिया था कि डेल्टा एस ये 0 होता है, बट इसको अगर हम लिखते तो भी एंड में 0 ही आ जाती है उस चीज से। आई थिंक कैंसिल आउट हो जाते हो, T1 T2। हाँ देखो, उनको ले लेंगे तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा ये। वैसे तो वैल्यू 0 है, बट उसको अगर हम लेंगे तो कैंसिल आउट होगा। देखो, डेल्टा एस ऑफ एडियाबैटिक क्या हुआ, एन सी बी एल एन फाइनल वॉल्यूम, सॉरी फाइनल टेम्परेचर बाय इनिशियल टेम्परेचर, तो T2 बाय T1, ठीक है, प्लस NR ln फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, मतलब V2 बाय V1। तो ये आ गया अपने पास एडियाबैटिक का। ओके, प्लस आइसोकोरिक का क्या होगा, आइसोकोरिक का होगा NCV ln फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, सॉरी फाइनल टेम्परेचर बाय इनिशियल टेम्परेचर।
सो फाइनल टेम्परेचर इज T1, इनिशियल टेम्परेचर इज T2। ये हुआ। ठीक है, अब देखो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से। ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर T2/T1 है, यहाँ पर T1/T2 है, तो नेगेटिव होगा ना ln। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। इसके अलावा थर्ड वाला पार्ट जो है वो क्या, आइसोथर्मल का है। तो आइसोथर्मल का क्या हो गया, NR/ln फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम क्या है, V1, इनिशियल वॉल्यूम क्या है, V2। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं ये वाला पार्ट भी क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो डेल्टा एस जो है अपने पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो डेल्टा एस जो है साइक्लिक प्रोसेस में 0 आएगा ही, क्योंकि क्या है, स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, ऑब्वियसली 0 रहेगी। ठीक है, ना आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। One mole of NaCl on melting absorbs 30.5 kilojoule of heat and its entropy is increased by 28.8 joule per Kelvin. What is melting point of sodium chloride? Obviously सेम वैसा ही है जैसा थोड़ी देर पहले हमने किया था। NaCl सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हुआ NaCl लिक्विड। ठीक है, सो ऑब्वियसली इसका हमें 1 मोल कन्वर्ट हुआ, तो ऑब्वियसली इसका डेल्टा एच दिया हुआ है। ठीक है, सो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन इज 30.5 किलो जूल। ऑब्वियसली जूल में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा। एंड डेल्टा एस फ्यूजन जो है वो कितना दिया है, एंट्रोपी कितना बढ़ा, 28.8। सो ये हमें डेल्टा एस फ्यूजन दिया है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, जैसे थोड़ी देर पहले हमने बताया कि डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन बाई टी। और यहाँ पर टी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो दिस मेल्टिंग पॉइंट इज डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइड बाय डेल्टा एच फ्यूजन। ठीक है, जैसे इथेनॉल वाला था सेम वैसा ही है। so this is 3500 divided by 28.8। so ये हमारे पास आ जाएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज 1059 केल्विन। सो ये NaCl का मेल्टिंग पॉइंट हो। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28। ऑक्सीजन इज हीटेड फ्रॉम 300 to 600, or 300 Kelvin to 600 Kelvin at a constant pressure of 1 bar. What is increase in molar entropy? The molar entropy, sorry, molar heat capacity of O2 is this। तो देखो हमें निकालना है डेल्टा एस, तो वो क्या होगा, डी क्यू बाय डी टी का इंटीग्रेशन, सॉरी डी क्यू बाय टी का इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो गया, एन सी पी डी टी बाई टी, टेम्परेचर T1 से T2, या हम बोल सकते हैं कितना केल्विन है, 300 केल्विन टू 600 केल्विन। तो क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स 1 लेने हैं बिकॉज मोलार एंट्रोपी की बात हो रही है। सीपी कितना है, सीपी इज 25.5
प्लस 13.6 इंटू 10⁻³ टी माइनस 42.5 इंटू 10⁻⁷ dt by t का इंटीग्रेशन। टेम्परेचर इज 300 to 600 केल्विन। नाउ क्या होगा, तो फर्स्ट वाला जो है 25.5 जो है डिवाइड बाई टी हो जाएगा। तो 25.5 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln t। तो दिस इज 25.5 ln t फाइनल बाय टी इनिशियल, मतलब 600 बाय 300। ओके, ये फर्स्ट वाले पार्ट का इंटीग्रेशन हो जाएगा। व्हाट अबाउट सेकंड पार्ट? तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, t से t कैंसिल आउट हुआ, तो जस्ट dt का इंटीग्रेशन होगा। तो 13.6 इंटू 10⁻³ एंड dt का इंटीग्रेशन हो गया t, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 600 माइनस 300, ये सेकंड वाला पार्ट हो गया। प्लस थर्ड वाले पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर नेगेटिव साइन है। 42.5 इंटू 10⁻⁷ आगे आया। इसके अलावा ये t² बाई टी जो है क्या हो गया, t हो गया। तो t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t² बाय 2। ओके, तो उसमें जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 2 आगे ले लिया एंड t² में लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो इट इज 600² माइनस 300²। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस रिएक्शन, मतलब O2 का डेल्टा है। ऑक्सीजन गैस का Cp दिया है 300 केल्विन से 600 केल्विन पर, जब वो जाएगा तो उसका डेल्टा सी हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ना आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। Calculate the free energy change at 298 Kelvin for the reaction Br2 liquid plus Cl2 gas gives 2BrCl gas। एंड इस रिएक्शन का हमें डेल्टा एच नॉट पता है। डेल्टा एच नॉट कितना है, 29.3 किलो जूल है। एंड अलग अलग का हमें एंट्रोपी दिया हुआ है, तो डेल्टा एच नॉट जो है वो क्या होगा, ऑब्वियसली 2 टाइम्स ऑफ एंट्रोपी ऑफ BrCl माइनस एंट्रोपी ऑफ Br2 माइनस एंट्रोपी ऑफ Cl। तो ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 टाइम्स ऑफ एंट्रोपी ऑफ BrCl क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 239.7 माइनस Br2 का क्या होगा, Br2 हो गया 152.3 एंड Cl2 क्या होगा, Cl2 का है 223। तो यहाँ से डेल्टा एस नॉट कितना आएगा, तो ये आ गया 104.1। यूनिट क्या होगी, इट इज जूल पर मोल पर केल्विन। अब देखो डेल्टा एस नॉट जूल में है और ये किलो जूल में है, तो दोनों को हमें सेम यूनिट में लेना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं आगे। सो डेल्टा जी नॉट जो है ये क्या होगा, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। तो जैसा हमने बताया ये किलो जूल में दिया था, ये जूल में, तो दोनों जगह सेम यूनिट होना चाहिए। आंसर इसका मोस्टली किलो जूल में दिया होगा, बिकॉज किलो जूल में ही बड़ी, मतलब जूल में लेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इसलिए पूरे को हम किलो जूल में ही लेंगे। 29.3 माइनस टेम्परेचर कितना दिया है, इट इज गिवन एज 298 केल्विन इंटू 104.1। तो ये वाला पार्ट अभी जूल में हुआ, किलो जूल के लिए क्या करें, डिवाइड बाय 1000 करें। ठीक है, तो ये हमारे पास डेल्टा जी नॉट आ जाएगा।
ये आएगा -1.72 किलो जूल। ओके, तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट दिया है। So this was question number 29. Now question number 30. So question number 30 में क्या है? Animals operate under conditions of constant pressure, and most of the processes that maintain life are electrical in broad sense. How much energy is available for sustaining this type of muscular and nervous activity from the combustion of 1 mole of glucose molecule under standard condition at 37 degrees जो कि ब्लड टेम्परेचर है. The entropy change is 182.4 joule per Kelvin for the reaction as stated, and delta H naught is this. तो गिब्स फ्री एनर्जी जो है, जैसे मैंने बताया था, इसको हम एक तरह से यूजफुल वर्क भी बोल सकते हैं. गिब्स फ्री एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं? गिब्स यूजफुल वर्क भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पर वही चीज निकलवा रहा, हाउ मच एनर्जी इज अवेलेबल फॉर sustaining this type of muscular and nervous activity from the combustion of 1 mole of glucose molecules. So obviously glucose 1 mole of glucose molecule से हमें कितना एनर्जी मिल रहा है या कितना यूजफुल वर्क हो रहा है उसकी वजह से, वो हमें यहाँ पर देख. ठीक है, सो डेल्टा जी निकालना है. और डेल्टा जी क्या होगा? तो ऑब्वियसली इट इज डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस. तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस को सब्स्टिट्यूट कर दो. व्हाट इज डेल्टा एच? 2808 किलो जूल माइनस टी डेल्टा एस. टी कितना है? टेम्परेचर इज 37 डिग्री, मीन्स कितना केल्विन हो गया? कितना केल्विन हो गया? 310 केल्विन. एंड डेल्टा एस कितना दिया है? 182.4. अच्छा, यूनिट का भी थोड़ा वो है. यूनिट क्या है? ये वाला किलो जूल में था और ये वाला जो है किसमें? जूल में है. तो क्या करें? डिवाइड बाय 1000. ठीक है, तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? तो -2808 एंड ये हो गया -56.4544 ना. तो कितना आ जाएगा? 2864 -2864.5 आ जाएगा. 54. ओके, सो ये हो जाएगा डेल्टा जी. ये हम बोल सकते हैं यूजफुल वर्क कितना हो रहा है वो आ जाएगा.
So this was question number 30. Now question number 31. So calculate delta SF. SF मतलब obviously formation वाला of NaCl. अब देखो NaCl का अगर हमें फॉर्मेशन देखना है तो किससे बनाना पड़ेगा उसको, एलिमेंट से। तो सोडियम एंड क्लोरीन क्या है, गैस, Cl2 गैस गिव्स NaCl सॉलिड। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एस है दैट इज नथिंग बट एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन। तो वो क्या होगा बताओ, ऑब्वियसली हो जाएगा NaCl का माइनस, अच्छा बैलेंस नहीं है, सो 1 मोल बनना चाहिए, या नाउ इट इज बैलेंस। सो NaCl का माइनस Na का एंड माइनस हाफ ऑफ Cl2 का, ये होना चाहिए। सो NaCl का कितना दिया है, NaCl का इज गिवन एज 72 माइनस Na का कितना दिया है 51 एंड Cl2 का कितना है 223। सो डेल्टा एस ऑफ फॉर्मेशन क्या आ जाएगा इसका, NaCl का ये आ जाएगा -90.5। ओके, so -90.5 obviously यूनिट जूल पर केल्विन पर मोल। देन किसका निकालना है, NH4Cl का निकालना है। तो NH4Cl का क्या होगा, 1 मोल ऑफ NH4Cl बनाना है, इससे उसके एलिमेंट से, एलिमेंट कौन कौन से, नाइट्रोजन, सो हाफ ऑफ N2, इसके अलावा क्या है हाइड्रोजन 2H2 एंड क्या है क्लोरीन, सो हाफ ऑफ Cl। ठीक है, सो ये रिएक्शन होगी। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एस क्या होगा, तो डेल्टा एस ऑफ फॉर्मेशन इज एंट्रोपी ऑफ NH4Cl minus half of entropy of N2 minus 2 times of entropy of H2 minus half of entropy of Cl2। तो क्या हो जाएगा ये, NH4Cl का कितना दिया हमें 95 माइनस हाफ ऑफ N2 का, N2 का दिया है 192 माइनस 2 टाइम्स ऑफ H2, H2 का कितना है 131 माइनस हाफ ऑफ Cl2, Cl2 का है 223। ठीक है, तो कितना आएगा ये, तो ये आ रहा है -374.5 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, तो ये हो गया एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl। इसके अलावा हमें एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है डायमंड का भी। तो डायमंड ऑब्वियसली किससे बनेगा, डायमंड भी कार्बन है और ग्रेफाइट भी कार्बन है, बट स्टेबल स्टेट क्या है, ग्रेफाइट है। तो अगर हमें एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन देखना है डायमंड का, तो किससे बनाना पड़ेगा, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट टू डायमंड, ये रिएक्शन का जो डेल्टा है दैट इज ऑब्वियसली एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड। तो वो क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ डायमंड माइनस एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट।
तो डायमंड का कितना दिया है? डायमंड का 2.43 एंड ग्रेफाइट का है 5.69। तो ये हो जाएगा एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट, सॉरी डायमंड, दैट इज -3.26 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, सो ये हमारे पास एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 31। और क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है। Using the data given below, establish the vaporization of CCl4 liquid at 298 Kelvin to produce CCl4 gas at 1 atm pressure। तो CCl4 लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हुआ CCl4 गैस में एट 1 atm प्रेशर। डेल्टा एस नॉट पता है हमें एंड डेल्टा एच नॉट पता है। अच्छा, हमें चेक करना है कि ये स्पॉन्टेनियसली होगा कि नहीं होगा एट 298 केल्विन, मतलब 298 केल्विन पर डेल्टा जी नॉट निकालना है। ठीक है, सो व्हाट इज डेल्टा एच नॉट? पहले डेल्टा एच नॉट निकालते हैं। तो हमें क्या दिया है? फॉर्मेशन दिया ना, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 गैस माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 लिक्विड, ये हमारे पास हो जाएगा इस रिएक्शन का डेल्टा एच। तो क्या होगा? गैस का कितना है? -106.7 एंड लिक्विड का कितना है? -139.3। तो ये कितना आ गया? तो ये आ गया 32.6 किलो जूल। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि यार ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। कौन से टेम्परेचर पर? 298 केल्विन पर। तो 298 केल्विन पर क्या करें हम? डेल्टा जी नॉट निकाल के देख ले कितना आ रहा है। तो डेल्टा जी नॉट इज डेल्टा एच नॉट -3 डेल्टा एच नॉट। डेल्टा एच नॉट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 32.6 किलो जूल डेल्टा एच नॉट हो गया, माइनस टेम्परेचर इज 298 केल्विन एंड डेल्टा एच नॉट कितना दिया है? वो दिया है 94.98, लेकिन वो कौन सा यूनिट है? जूल में। तो दोनों को सेम लेने के लिए यहाँ पर किलो जूल कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये आ रही है पॉजिटिव 4.30 किलो। तो पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है? क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। क्लियर है क्या? डेल्टा जी नॉट क्या आना चाहिए था? नेगेटिव आना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। जब डेल्टा जी नॉट जो है नेगेटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, सॉरी नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस, अगर पॉजिटिव हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इस केस में क्या आ रहा है? वो पॉजिटिव आ रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो गया? वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। compute delta S naught and delta G naught at 298 Kelvin for the reaction। तो रिएक्शन क्या है? CO गैस प्लस हाफ O2 गैस gives CO2 गैस
यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। तो हमें डेल्टा एच नॉट निकालना है, डेल्टा एस नॉट भी निकालना और डेल्टा जी नॉट भी निकालना। सबसे पहले डेल्टा एच नॉट निकाल लेते हैं। सो व्हाट इज डेल्टा एच नॉट? ऑब्वियसली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, तो CO2 का माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO का माइनस हाफ ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 का। लेकिन हमें पता है कि यार एलिमेंट्स का क्या होता है, जीरो होता है ना। एलिमेंट्स का जीरो होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो O2 का जीरो हो गया। तो CO2 का कितना आएगा, कितना दिया है, -393.5 एंड CO का कितना है, -110.5। तो कितना आ जाएगा ये, सो दिस इज -283। ऑब्वियसली यूनिट जो है किलो जूल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है डेल्टा एस नॉट। तो डेल्टा एस नॉट क्या होगा, ऑब्वियसली प्रोडक्ट का मोलार एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का मतलब CO2 का क्या है, CO2 का हमें कितना दिया है, इट इज गिवन एज 213.7 माइनस CO का कितना दिया है 197.6 माइनस हाफ ऑफ O2 का कितना है 205। ठीक है। सो क्या आएगा फिर डेल्टा एस नॉट, तो ये आ रहा है -86.4 यूनिट होगी इसकी जूल पर केल्विन पर। तो ये डेल्टा एस नॉट है। नाउ डेल्टा एच नॉट जो है वो पता है, डेल्टा एस नॉट पता है, तो दोनों को यूज करके क्या मिल जाएगा, दोनों को यूज करके डेल्टा जी नॉट मिल जाएगा। तो टेम्परेचर जो है 298 केल्विन दिया है, तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा, इट इज डेल्टा एच नॉट मतलब -283। ठीक है, माइनस टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज 298 केल्विन एंड इनटू डेल्टा एस नॉट। तो डेल्टा एस नॉट ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 86.4 डिवाइड बाई 1000 करेंगे, क्यों, बिकॉज किलो जूल में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास आएगा डेल्टा जी नॉट तो ये आ रहा -257.25। ऑब्वियसली किलो जूल।
ठीक है, so this was question number 33. Now next question number 34. From the reaction 2A2 plus B2, sorry, plus B only gives 2D इसका हमें डेल्टा ई नॉट पता है -10.46 किलोजूल पर मोल. नाउ डेल्टा एस नॉट भी पता है. डेल्टा एस नॉट इज -43.93 जूल पर केल्विन पर मोल. हमें बताना है कि ये 298 केल्विन पर फिजिबल है. ओके, सो ऑब्वियसली डेल्टा जी नॉट निकालना पड़ेगा, लेकिन डेल्टा जी नॉट के लिए पहले डेल्टा एच नॉट निकालना पड़ेगा. सो व्हाट इज डेल्टा एच नॉट? So it is delta E naught plus delta NGRT. So what is delta E naught? Minus 10.46. What about delta NG? Delta NG इसका क्या है? Delta NG is 1, product side 2 है गैस और रिएक्टेंट साइड 3, तो -1 आएगा. So -1 इंटू R की वैल्यू 8.314. अब ये वाला पार्ट क्लोजूल में था, तो यहाँ पर भी क्लोजूल करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय 1000. एंड टेम्परेचर हो गया अपने पास 298. ठीक है, तो ये डेल्टा एच नॉट आ गया. नाउ डेल्टा जी नॉट निकालेंगे तो क्या आएगा? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस जी डेल्टा एच नॉट. तो डेल्टा एच नॉट इज -10.46 माइनस 8.314 इंटू 298 डिवाइड बाय 1000. ये अपने पास डेल्टा एच नॉट हुआ -3. टेम्परेचर इज 298. एंड व्हाट अबाउट डेल्टा एच नॉट? डेल्टा एच नॉट हो गया -43.9, तो उसको प्लस ले लिया. बट ये वाला जूल में है तो किलो जूल के लिए डिवाइड बाय 1000. तो ये वैल्यू हमें देखनी है कि क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है. तो देख लेते हैं. तो ये वैल्यू एक्चुअली में पॉजिटिव आ रहा है. ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आ रहा है. कितना रेट इज 0.153. ओके, सो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो ऑब्वियसली क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, मतलब ये फिजिबल नहीं होगा. ओके, तो 298 केल्विन पर ये रिएक्शन फिजिबल नहीं, ये स्पॉन्टेनियस. ओके, at 298 Kelvin it is non-spontaneous. Now next question. Question number 35. From the given table, answer the following. तो पहला हमें निकालना है, अच्छा रिएक्शन जो है वो क्या दिया है? रिएक्शन इज H2O गैस
plus CO gas gives H2 gas plus CO2 gas। ठीक है ना, ये इस रिएक्शन का हमें अच्छा सारी वैल्यूज जो है 298 केल्विन पर ही दी हुई है, तो हमें निकालना है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन एट 298 केल्विन। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन एट 298 केल्विन क्या होगा? तो इट इज ऑब्वियसली हमें क्या दिया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, क्या दिया है? फर्स्ट कॉलम में उन्होंने लिखा नहीं है, वो क्या है? दैट शुड बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा फर्स्ट कॉलम में जो है, सॉरी फर्स्ट रो में जो है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, उन्होंने H2 का क्या दिया, 0 दिया। ओके, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 0 होगा ना, बिकॉज वो एलिमेंट है, बराबर है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, अच्छा रिएक्शन बैलेंस है क्या? कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O एंड माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। ठीक है, तो क्या आएगा ये? H2 का तो ऑब्वियसली 0 है, CO2 का कितना दिया है? इट इज माइनस 94.05। H2O का कितना दिया है? माइनस 57.8। एंड CO का कितना दिया है? माइनस 26.42। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या आएगा? नेगेटिव साइन नहीं लिया था, ये नेगेटिव। तो ये आ गया माइनस 9.8। ओके, तो ये डेल्टा एच नॉट आया, किलो कैलोरी पर मोल में है, बिकॉज जो डेटा दिया था वो किलो कैलोरी में दिया था। इसके अलावा हमें क्या निकालना है? डेल्टा जी नॉट निकालना है, तो वो भी हमें जो दिया है फॉर्मेशन वाला ही दिया है। तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा? तो डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 प्लस डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O एंड सेम ये इसी टाइप से माइनस डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। H2 का कितना है? H2 का तो 0 है। CO2 का कितना है? CO2 का 94.24 है। H2O का कितना है? H2O का माइनस 54.64 है। एंड CO का कितना है? माइनस 32.79। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, देन इसके बाद ऑब्वियसली वैल्यू क्या आएगी? सो इट इज तो ये आ रही है माइनस 6.81। ओके, सो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो भी नेगेटिव है, और इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। ओके, यूनिट ऑब्वियसली किस में दिया हुआ है? किलो कैलोरी में दिया, सो किलो कैलोरी
per mole. Okay, so this is delta G naught of reaction. और डेल्टा जी नॉट पता चल गया, डेल्टा एच नॉट पता चल गया। नेक्स्ट क्या करना है, डेल्टा एच नॉट निकालना है। और हर एक का ऑब्वियसली हमें क्या दिया है, एंट्रोपी दिया हुआ है, तो वो भी आ जाएगा। तो व्हाट इज डेल्टा एच नॉट? तो ऑब्वियसली मोलार एंट्रोपी ऑफ H2 प्लस मोलार एंट्रोपी ऑफ CO2 minus molar entropy of H2O and minus molar entropy of CO। ठीक है, कोई प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही हो रहा है सभी में। तो H2 का कितना दिया है हमें? H2 का हमें दिया है 31.2। CO2 का कितना दिया है? CO2 का दिया है 51.1। अच्छा, H2O का एक्चुअली दिया ही नहीं, वो हमें निकालना है। तो कैसे आएगा? तो ऑब्वियसली निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालेंगे बताओ? निकाल सकते हैं क्या? देखो, चलो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। CO का क्या है? CO का दिया है 47.3। ठीक है, हाँ। तो नाउ H2O का तो हमें निकालना है। कैसे आएगा देखो, डेल्टा एच नॉट कहाँ से आ सकता है बताओ? डेल्टा एच नॉट आ सकता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट था ना। तो वहां से आएगा डेल्टा एच नॉट। क्या होगा डेल्टा एच नॉट? तो डेल्टा एच नॉट हो जाएगा डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइड बाई टी, ये हो जाएगा। तो क्या आएगा, डेल्टा एच नॉट क्या आ रहा था? डेल्टा एच नॉट था -9.83। तो -9.83 एंड डेल्टा जी नॉट क्या था? डेल्टा जी नॉट था -6.81। तो माइनस माइनस हो गया प्लस 6.81 डिवाइड बाय टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन। अच्छा, ये वैल्यू किलो कैलोरी में है, तो कैलोरी के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो ये डेल्टा एच नॉट आएगा। कितना होगा ये? तो डेल्टा एच नॉट जो है ये हो जाएगा -10.13 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ओके, ये डेल्टा एच नॉट होगा रिएक्शन का। अब डेल्टा एच नॉट हमें मिल गया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, H2O का भी मिल जाएगा ना। ओके, तो H2O का क्या आएगा, -10.13 या चलो इज इक्वल टू 31.2 प्लस 51.1 माइनस H2O का मोलर एंट्रोपी -47.3। तो यहाँ से H2O का क्या होगा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो H2O का क्या आएगा,
तो ये आ रहा है 45.13। ओके, H2O का जो है वो कितना आ रहा है, 45.13 आ रहा है। So this was fifth part. और फोर्थ पार्ट में क्या निकालना था? फोर्थ पार्ट में हमें निकालना है डेल्टा ई नॉट। तो ऑब्वियसली डेल्टा ई नॉट किधर से आएगा, डेल्टा जी नॉट वाले कॉन्सेप्ट से, है ना। अच्छा, डेल्टा जी इसका क्या है, सॉरी डेल्टा एन जी क्या है इसका? डेल्टा ई नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा एन जी आर टी। लेकिन इसका डेल्टा एन जी क्या है? डेल्टा एन जी देखो, प्रोडक्ट साइड 2 है, रिएक्टेंट साइड भी 2 ही है गैस। तो डेल्टा एन जी हो गया 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डेल्टा ई नॉट का जो वैल्यू है डेल्टा एच नॉट के इक्वल ही रहेगा। एंड डेल्टा एच नॉट कितना था? डेल्टा एच नॉट था -9.83। ओके, तो ये हो जाएगा -9.83 किलो कैलोरी पर केल्विन, सॉरी किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, सो दिस वाज डेल्टा एन। ओके, नाउ तो ये हमारे पास सेकंड लॉ वाला पार्ट जो है एफबीएस का कंप्लीट हो गया। नाउ अभी नेक्स्ट पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36। 36 हमने नहीं कराया ना, लेक्चर में कराया था क्या? नहीं ना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? द हीट ऑफ reaction half H2 plus half Cl2 gives HCl at 27 degrees this. Calculate the heat of reaction at 77 degree. The molar heat capacity at constant pressure of all of these are this। ठीक है, तो देखो इसमें किरचॉफ इक्वेशन यूज होगा। अगर याद हो तो हमने बताया था डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा। बताया था ना। सो व्हाट इज डेल्टा Cp? सो डेल्टा Cp हो गया अपने पास ऑब्वियसली HCl का Cp, ठीक है, माइनस हाफ ऑफ H2 का Cp माइनस हाफ ऑफ Cl2 का Cp। तो क्या हो जाएगा ये? सो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1। डेल्टा H1 कितना दिया था? इट वाज 22.1 किलो कैलोरी। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइड बाय T2 माइनस T1 कितना है? 50 इज इक्वल टू डेल्टा Cp क्या आएगा? अच्छा, ये जो है 1 किलो कैलोरी में है और Cp जो है वो किस में है? डेल्टा Cp किस में आएगा? कैलोरी में आएगा, तो सेम यूनिट में लेना पड़ेगा। तो उसको भी किलो कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे बाद में। तो HCl का कितना है? HCl का है 6.82, सॉरी HCl का है या 6.80 माइनस हाफ ऑफ H2। H2 का कितना है? 6.82 माइनस हाफ ऑफ Cl2। Cl2 का कितना है? 7.7। तो ये डेल्टा Cp आ गया, डिवाइड बाय ऑब्वियसली 1000 क्योंकि किलो कैलोरी में हमें चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा? -22.1 प्लस 50/1000 इंटू ये वाला पार्ट कितना हुआ? 6.8 माइनस
हाफ ऑफ 6.82 प्लस 7.7, तो ये डेल्टा H2 आ जाएगा, या हम बोल सकते हैं 77 डिग्री पर डेल्टा H आ जाएगा। तो यार 22.123, ओके। डेल्टा H की जो वैल्यू है ये आ रही है -22.123। ऑब्वियसली यूनिट जो है वो किलो कैलोरी में रहेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है किलो कैलोरी में। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 36। किरचॉफ से क्वेश्चन यूज हुआ है। नाउ नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 CO2 एंड H2 आर दी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व बाय बर्निंग 1 मीटर क्यूब ऑफ मीथेन अंडर नॉर्मल STP कंडीशन। सो तो 1 मीटर क्यूब ऑफ मीथेन को बर्न करना है, तो मीथेन जो है वो CH4 है, तो CH4 प्लस 2O2 गैस gives CO2 गैस प्लस 2H2O। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर हमें STP कंडीशन दिया है, तो इसलिए लिक्विड लेंगे। यस, तो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का डेल्टा H क्या होगा? ऑब्वियसली इस रिएक्शन का डेल्टा H इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4। ठीक है, या 1 मोल का जब कंबशन करेंगे तो ये क्या आएगा, अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेटा पता हो तो इट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया है कि एलिमेंट का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ठीक है, तो O2 का तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो गया, 0। ये वैल्यू जो है ये क्या हो गई, 0 हो गई। तो क्या आ जाएगा, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 क्या आ जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितना दिया है, CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है -398.8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया है, इट इज -241 एंड CH4 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है -76 पॉइंट, तो माइनस माइनस वो बाद में प्लस ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है -804.6 किलो यूनिट, क्या था, यूनिट था क्लोजूल। ओके, सो क्लोजूल पर मोल हो गया है। CH4 का जब 1 मोल का हम कंबशन करेंगे तो इतना हीट रिलीज होगा। ओके, नाउ 1 मोल के कंबशन से इतना हीट रिलीज होगा, तो 1 मीटर क्यूब से कितना होगा भाई, अगर हम 1 मीटर क्यूब के कंबशन करेंगे तो कितना हीट रिलीज होगा, तो हीट रिलीज बाय 1 मीटर क्यूब, तो देखो 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, 1000 लीटर, डिवाइड बाय 22.7 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा क्या,
तो 1000 लीटर डिवाइड बाय 22.7 कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया। तो इतने मोल्स मीथेन का अगर हम कंबसन कराएंगे तो कितना रिलीज होगा? तो एक मोल से रिलीज होता है 804.6, तो इतने मोल से क्या होगा? जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाए। तो इतना क्लोजूल हीट जो है रिलीज होगा जब हम 1 मीटर क्यूब मीथेन लेंगे। वॉल्यूम अगर हमें लीटर में पता है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे एसटीपी पर, डिवाइड बाय 22.7। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 37। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। So when 2 moles of C2H4, sorry, C2H6 are completely burnt, this much heat is evolved. Calculate the heat of formation. इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। अच्छा, कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6। ठीक है, सो देखो 2 मोल का कंबसन से 3126 क्लोजूल हीट रिलीज हुआ, तो एंथैल्पी ऑफ कंबसन बताओ क्या होगा? ऑब्वियसली हीट रिलीज हुआ तो नेगेटिव साइन, लेकिन वो 2 मोल से इतना हीट रिलीज हुआ 3120, तो 1 मोल से कितना होगा? डिवाइड बाय 2। सो एंथैल्पी ऑफ कंबसन क्या होता है जब हम 1 मोल का कंबसन करते हैं तो कितना हीट रिलीज हुआ? तो ये आ गया -1560 किलो जूल पर मोल। तो हमें C2H6 का एंथैल्पी ऑफ कंबसन पता है, ठीक है? तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? C2H6 प्लस O2 गैस गिव्स, हमें देखो टेम्परेचर नहीं दिया लेकिन जो डेटा दिया है उसमें H2O लिक्विड दिया है, तो इसलिए यहाँ पर इस रिएक्शन में H2O लिक्विड ही बनाएंगे। अगर हमें कुछ दिया नहीं होता तो H2O को बाय डिफॉल्ट लिक्विड ही लेंगे। तो CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात हो रही है तो इसका 1 मोल का कंबसन, सॉरी, एंथैल्पी ऑफ कंबसन की बात हो रही है तो इसके 1 मोल का ही कंबसन करेंगे। तो बैलेंस करेंगे तो इधर 2 आया, इधर 3 आया, क्या हो गया? ये आ गया 7/2। ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा है दैट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो वो क्या होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में? तो 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6। इसके अलावा -7/2 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। लेकिन हमें पता है कि यार एलिमेंट्स का तो 0 होता है, ठीक है? सो O2 का क्या हो गया? O2 का 0 हो। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्यों आएगा भाई? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आता है ना सिद्धार्थ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के डेटा से जब हम किसी रिएक्शन का डेल्टा एच निकालते हैं तो प्रोडक्ट कंबशन का डेटा थोड़ी ले रहे हैं, फॉर्मेशन है। कंबशन का डेटा थोड़ी है, फॉर्मेशन का डेटा है। इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल रहे हैं और इस रिएक्शन का डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन का डेटा नहीं ले रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकाल रहे हैं, या इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल रहे हैं। किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच जो है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में क्या होता है? प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट का। अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन का डेटा दिया होता तो फिर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। हाँ, तो क्या होगा ये? तो CO2 का कितना दिया है? ठीक है, तो H2O का, सॉरी, ये इसका हो गया -1560, ये हमें मिल गया था ऑलरेडी। इसके अलावा 2 टाइम्स ऑफ CO2 का कितना है? -395 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2O का कितना? -286। एंड इसको यूज करके हमें मिलेगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6। तो क्या आएगा ये?
तो ये आ रहा है -88 किलो जूल पर मोल। ओके, so this is question number 38. ओके, सो अभी लेक्चर हम यहीं पे एंड करते, टाइम हो गया है। बाकी के भी प्रैक्टिस करो, हम देखते हैं कभी टाइम मिलेगा तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ डाउट हो तो ग्रुप पे पूछ लेना।